हेलो। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का पहला जो चैप्टर है भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड। तो इसको ज़्यादातर आप खुद ही पढ़ लीजिए सभी लोग, क्योंकि इसमें सब बेसिक जानकारी हैं। तो कोशिश करिएगा आप खुद ही पढ़ने की। तो इसमें हम जल्दी से बता दे रहे हैं थोड़ा सा क्या क्या आपको समझना है, जिससे कि भौतिक से संबंधित आपको बेसिक जानकारी हो जाए। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने हेडिंग डाली है, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी क्या है वो पढ़ लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाती है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, आंधी का आना, साबुन के बुलबुलों का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाना, ये सब घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। और क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं, इनका सबका अध्ययन किया जाता है भौतिकी में। तो भौतिकी जो है, भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं वो क्या है, ये समझ लोगे इसमें। फिर द्रव्य क्या है, तो द्रव्य हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो। तो द्रव्य को समझ लेना कि द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। तो ये सब द्रव्य के बारे में। फिर ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर में है। जैसे ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के रूप हैं। फिर द्रव्यमान, द्रव्य एवं ऊर्जा का संबंध। तो आइंस्टाइन ने एक द्रव्य और ऊर्जा का संबंध बताया कि जब द्रव्यमान कभी नष्ट होता है तो उससे ऊर्जा बन जाती है और ऊर्जा द्रव्य में बदल जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। तो यहाँ पर E ऊर्जा है और यम नष्ट हुआ द्रव्यमान है। अगर यम द्रव्यमान, यम kg द्रव्यमान नष्ट होता है तो mc² के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकाश की चाल है। तो ये भी पढ़ चुके होगे, हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। फिर दूसरा पॉइंट है भौतिकी का कार्य क्षेत्र, यानी भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है, भौतिकी कहाँ कहाँ लागू होती है। तो यहाँ पर भौतिकी का कार्य क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है। एक स्थूल क्षेत्र जो बड़े आकार के लिए लागू होता है, और एक सूक्ष्म क्षेत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं के लिए की घटनाओं, सूक्ष्म वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें। तो दो क्षेत्र भौतिकी के बनाए गए। तो ये सब पढ़ लेना। स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं सम्मिलित हैं, और सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत नाभिकीय, आणविक तथा परमाणुविक परिघटनाएं सम्मिलित हैं। तो ये सब सूक्ष्म कणों से संबंधित घटनाएं हैं, और ये स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत पार्थिव खगोलीय स्तर की घटनाएं ये बड़े आकार के कणों के बीच होने वाली विभिन्न क्रियाओं से संबंधित हैं। अब स्थूल क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स से की जाती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को कई पार्ट में बांट दिया गया, और जो सूक्ष्म क्षेत्र की संबंधित घटनाएं हैं उनकी व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत से की जाती है। तो एक क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत पढ़ोगे, अभी क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़ोगे जो सूक्ष्म उसमें स्थूल कणों से संबंधित है। स्थूल कणों का मतलब है बड़े कण, और सूक्ष्म कणों का मतलब छोटे कण। अब जो क्लासिकल यांत्रिकी है उसको कई पार्ट में बांट लिया गया पढ़ने की सुविधा के अनुसार। यांत्रिकी हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, प्रकाश की। तो ये सब समझ लेना कि इन पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये बेसिक जानकारी फिजिक्स की बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा गंभीरता के साथ 1-2 दिन का टाइम देकर पढ़ोगे। अब फिर भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, यानी भौतिकी ने प्रौद्योगिकी में क्या योगदान दिया, या प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रौद्योगिकी बढ़ती जा रही है, उसमें भौतिकी का क्या सहयोग दिया भौतिकी ने, और उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज में क्या लाभ हो रहे हैं, समाज किस प्रकार से उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है, तो समाज के लिए किस प्रकार भौतिकी लाभदायक है। तो ये सब जानकारी यहाँ पर समझना जरूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में इस तरह पढ़ लेना। और फिर इसके अंतर्गत और भी, जैसे प्रकृति में मूल कौन कौन से हैं, यानी जो भी घटनाएं हैं प्रकृति में होने वाली, वो सभी कुछ न कुछ बलों के अंतर्गत होती हैं। और वो बल कौन कौन से हैं प्रकृति में पाए जाने वाले, तो उनको पढ़ लेना। प्रकृति में मूल बल वह कारक हैं जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जन्म देते हैं। तो 4 प्रकार के मूल बल बताए गए हैं इसमें। एक गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, एक दूसरा विद्युत चुंबकीय बल,
और तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और एक है क्षीण नाभिकीय बल। तो इनके बारे में भी शार्ट में पढ़ाई कर लेनी, आपको समझ लेना है कि ये सब बल किस प्रकार कहाँ कहाँ लागू होते हैं और इनके किससे संबंधित हैं। अब सभी मूल बल कुछ विशेष प्रकार के कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। ये मूल बल जो है ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये दो वस्तुओं के बीच अगर ये मूल बल लग रहे हैं तो उन वस्तुओं के बीच में कुछ सूक्ष्म कणों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, यानी एक से दूसरे में वो कण आपस में जाते रहते हैं और एक दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप करते हैं, एक बल उत्पन्न कर देते हैं। तो यही लिखा हुआ है, सभी मूल बल कुछ विशेष प्रकार के कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी याद रखना कि कौन से बल किस प्रकार के कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं और बाद में इन कणों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी ये समझना जरूरी है कि कौन से बल याद रखना है तुमको। जैसे गुरुत्वीय बल है ग्रेविटानों के विनिमय से, विद्युत चुंबकीय बल फोटानों के विनिमय से, प्रबल नाभिकीय बल मेषानों के विनिमय से और क्षीण नाभिकीय बल बोशानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी दो वस्तुओं के बीच जब ये बल लगते हैं तो उन वस्तुओं के बीच कण एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, इस तरह से आपस में लगातार एक्सचेंज होते रहते हैं और यही समझ लीजिए कि वही कण उन दोनों के बीच बल उत्पन्न करते हैं। तो ये पढ़ लेना है। फिर भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है, भौतिक नियम, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो यहाँ पर भौतिक में प्रयोग करने वाले भौतिकी में प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर न सिर्फ तथ्यों की खोज की जाती है बल्कि उन नियमों को खोजने का भी प्रयास किया जाता है जो लघु एवं दीर्घ आकार के कण पालन करते हैं। ये जो इनका सबका अध्ययन हम लोग भौतिकी में ही करते हैं। अब भौतिक प्रक्रम विभिन्न बलों से नियंत्रित होते हैं तथा प्रक्रम में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ निश्चित रहती हैं, यानी नियत रहती हैं, और कुछ बदलती रहती हैं। ये भी समझ लेना है। सारे प्रक्रम जो होते हैं वो सब, भौतिक प्रक्रम जितने भी होते हैं सब कुछ बलों से ही नियंत्रित होते हैं और उसमें से कुछ नियत रहते हैं, कुछ बदलते रहते हैं। तो जो भौतिक राशियां प्रक्रम में परिवर्तन के दौरान नियत रहती हैं उन्हें संरक्षित राशियां कहा जाता है। तो ये संरक्षित राशियों को समझ लेना है कि संरक्षित राशियां क्या हैं। तो उसी संरक्षित राशियों के लिए कुछ संरक्षण के सिद्धांत बनाए गए। तो जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण। तो ये सभी शार्ट में पढ़ लेना कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, कोणीय संवेग, ये सारे संरक्षण का मतलब समझना है। तो ये जो संरक्षण होते हैं कुछ शर्तों पर लागू होते हैं, कुछ शर्तें होनी चाहिए तभी ये संरक्षित रहते हैं सारी राशियां, वरना नहीं संरक्षित रहती। तो इसको समझ लेना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपको अवश्य ही अध्ययन कर लेना है और जिससे कि जो भौतिकी का जो बेसिक है वो स्पष्ट हो जाए। अब आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मापन और मात्रक।